राइनोप्लास्टी को ही नोज जॉब बोला जाता है और ये एक ऐसी प्लास्टिक सर्जरी है जो आपकी नाक को सुधारने का काम करती है। इसकी कॉस्ट लगभग 75,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरीज की वजह से एक्ट्रेस जान ही गंवा बैठे। लेकिन असलियत तो ये है कि ये सब फेक ब्यूटी है। जिस डेडलीस्ट सर्जरी की मैं बात कर रहा हूँ वो है ब्राजीलियन बट लिफ्ट सर्जरी। ब्राजीलियन बट लिफ्ट एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जिसमें बॉडी के दूसरे हिस्सों से फैट निकालकर बटक्स में इंजेक्ट किया जाता है ताकि उनका साइज और शेप बेहतर हो सके। अरे भाई, वो जवान इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि सिर्फ उसने अपने आप को मेंटेन कर रखा है, बल्कि पूरे चांसेस हैं कि वो जवान इसलिए दिख रही है क्योंकि उसने फेस लिफ्ट करवा रखा है। बॉलीवुड में ब्राउन फेस का इस्तेमाल करके एक ऐसा स्टीरियोटाइप प्रमोट किया जा रहा है कि डार्क स्किन्ड लोग हमेशा लोअर क्लास या लोअर कास्ट से आते हैं और अमीर या बड़े घर के लोग ही गोरे चिट्टे होते हैं। एक परफेक्ट फेस और एक परफेक्ट फिगर का भूत लोगों के सिर पर इस कदर सवार हो चुका है कि अपने देश में होने वाली प्लास्टिक सर्जरीज का ग्राफ दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। बड़ी विचित्र बात है कि जब हम थिएटर में मूवी देख रहे होते हैं तो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का बॉडी शेप, चेहरा, आईब्रोज, लिप्स, आंखें, गाल, मुंह, दांत वगैरह सब कुछ बेहद परफेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही हम सब थिएटर से निकलकर असल जिंदगी में लोगों को देखते हैं तो एहसास होता है कि हम सब में कुछ ना कुछ कमी तो है ही। बस दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये बॉलीवुड वाले या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इतने परफेक्ट इसलिए हैं क्योंकि ये लोग नेचुरली ब्यूटीफुल हैं या फिर अपने आप को मेंटेन करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन असलियत तो ये है कि ये सब फेक ब्यूटी है। ये देखो, ये है बिफोर और ये है आफ्टर, 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 ये है बिफोर और ये है आफ्टर। आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी से बने हुए इन नकली चेहरों पर से पर्दा हटाया जाए और देश के जवान लड़के लड़कियों को बताया जाए कि ये सब मोह माया है। इसलिए आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी एग्जैक्टली है क्या और कैसे करवाई जाती है। क्या प्लास्टिक सर्जरी से सच में लोग सुंदर हो जाते हैं? कैसे ये बॉलीवुड और इंस्टाग्राम पर परफेक्ट फेस वाले लोग आपस में मिलकर हम सबको बना रहे हैं? और सबसे जरूरी बात, एग्जैक्टली किस केस में आपको प्लास्टिक सर्जरी करवानी चाहिए। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखो, प्लास्टिक सर्जरी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि 1,500 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी सुन के लोगों के दिमाग में ऐसी इमेज बनती है जैसे ये कोई मॉडर्न हीरो हीरोइनों के काम की या फिर कोई वेस्टर्न कल्चर की चीज है। लेकिन असलियत तो ये है कि प्लास्टिक सर्जरी का जन्म 6th सेंचुरी में अपने यहाँ इंडिया में ही हुआ था। प्लास्टिक सर्जरी का सबसे पहला मेंशन सुश्रुत संहिता में किया गया था। इनफैक्ट फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी का टाइटल भी सुश्रुत को ही दिया गया है। सुश्रुत ने 6th सेंचुरी BC से रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की, जब वो नाक कटे लोगों की राइनोप्लास्टी या नोज सर्जरी करके उनको सही करते थे। ऊपर से हम सबने सुना है कि इस एक्टर ने या फिर इस एक्ट्रेस ने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। लेकिन ये प्लास्टिक सर्जरी एग्जैक्टली होती क्या है? प्लास्टिक सर्जरी एक मेडिकल प्रोसीजर है जो बॉडी के किसी पार्ट को रिपेयर, रिकंस्ट्रक्ट या एनहेंस या बेहतर करने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी असल में 2 प्रकार की होती है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव यानी कि किसी भी फिजिकल डिफेक्ट को करेक्ट करना जो किसी इंजरी, डिजीज या बर्थ डिफेक्ट की वजह से हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को एक्सीडेंट की वजह से फेस या बॉडी पर सीरियस इंजरी हुई हो तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी उस इंजरी के डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश करती है। ये सर्जरी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को रिस्टोर करने और अपीयरेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। सेकंड टाइप है कॉस्मेटिक सर्जरी। सर्जरी का ये वाला टाइप आपके बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की वजह से बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो गया है। कॉस्मेटिक सर्जरी किसी भी बॉडी पार्ट के अपीयरेंस को इंप्रूव करने के लिए करवाई जाती है। आसान भाषा में बोलूं तो अपने लुक्स को इंप्रूव करने के लिए या फिर आजकल के एक्टर्स या एक्ट्रेसेस जैसा दिखने के लिए करवाई जाती है। आपको ये समझ आ गया कि प्लास्टिक सर्जरी के 2 टाइप्स हैं, रिकंस्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक। अब ये भी समझो कि कॉस्मेटिक सर्जरीज के भी 2 टाइप्स होते हैं, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। पहले टाइप यानी कि इन्वेजिव में डॉक्टर्स बॉडी के अंदर चेंजेस करते हैं, जैसे कि फैट रिमूवल सर्जरी, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट या फेसलिफ्ट। इसमें जनरली कटिंग, स्टिचिंग यानी कि टांके लगाना एंड समटाइम्स इम्प्लांट्स भी यूज किए जाते हैं। ये प्रोसीजर्स ज्यादा रिस्की हो सकते हैं और रिकवरी टाइम भी थोड़ा लंबा होता है। दूसरा टाइप है नॉन इन्वेजिव। इसमें सिर्फ एक्सटर्नल मेथड से ही बॉडी को एनहेंस किया जाता है। इसमें कोई कटिंग या स्टिचिंग नहीं होती। नॉन इन्वेजिव सर्जरीज के एग्जांपल्स हैं बोटॉक्स इंजेक्शंस जिसमें रिंकल्स को टेम्परेरी रिड्यूस किया जाता है, फिलर्स जो चीक या लिप्स को मोटा करते हैं। ये प्रोसीजर्स जनरली कम रिस्की होते हैं और रिकवरी टाइम भी छोटा होता है। कॉस्मेटिक सर्जरीज के टाइप्स तो आपने समझ लिए, लेकिन इस बात को भी समझो कि कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए लोगों का पागलपन हमेशा से ऐसा नहीं था। 90s की बॉलीवुड मूवीज या ट्रेंड्स की बात करें तो प्लास्टिक सर्जरीज इतनी पॉपुलर नहीं थी, ना ही एक्ट्रेसेस को जीरो फिगर या सुपर स्लिम दिखने का कोई इतना पागलपन था। 90s की एक्ट्रेसेस काफी डाइवर्स बॉडी टाइप और फेशियल फीचर्स की थी, लेकिन वेस्ट को कॉपी करना तो जैसे बॉलीवुड का रिवाज ही है। 1990s में फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद हॉलीवुड में प्लास्टिक सर्जरी का बूम था और नोज सर्जरी, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, फेसलिफ्ट जैसी सर्जरीज काफी पॉपुलर हुई थी। बस फिर क्या था, वेस्ट को कॉपी करने की होड़ में ही कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी प्लास्टिक सर्जरीज करवाना शुरू कर दिया और फिर ये एक ट्रेंड सा ही बन गया। इस वीडियो में अब मैं आपको बहुत सारे बिफोर और आफ्टर कंपैरिजंस दिखाऊंगा, लेकिन इस छोटे से डिस्क्लेमर के साथ में कि यहाँ हम किसी को टारगेट या फिर डिफेम नहीं कर रहे हैं। हम बस एक छोटा सा हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन क्या? डिस्कशन ये कि बॉलीवुड वालों के फेसेस और बॉडी में बहुत छोटे समय में
ऐसे ऐसे अनएक्सपेक्टेड बदलाव आ जाते हैं जो नेचुरली साइंस के हिसाब से पॉसिबल है ही नहीं। और आज ये डिस्कशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इंस्टाग्राम की फेक दुनिया की वजह से हर दूसरा नौजवान अपने थोपड़े को ओवर एनालाइज कर रहा है, कंपैरिजन के चक्कर में जबरदस्ती अपने आप में गलतियां निकाल रहा है। तो ऐसे केस में कोई तो हो अवेयरनेस फैलाने वाला, उसको ये बताने वाला कि भाई तू जैसा भी है परफेक्ट है, और जिससे तू अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है वो लोग लाखों रुपए लगा के, इंजेक्शंस लगवा के एक आइडियल फेस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिना किसी पर एलिगेशंस लगाए और बिना किसी को डिफेम किए एक हेल्दी डिस्कशन के थ्रू इस वीडियो में कॉस्मेटिक सर्जरीज की फेक दुनिया को समझते हैं। श्रीदेवी अपनी सबसे पहली मूवी में ऐसी दिखती थी, लेकिन कुछ सालों बाद उनके चेहरे में काफी बदलाव देखने को मिला। इस ट्रेंड से इन्फ्लुएंस होकर शिल्पा शेट्टी, ऐश्वर्या राय जैसी काफी सेलिब्रिटीज ने एलिजिडली प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेकर अपने लुक्स को इंप्रूव करने की कोशिश की। एक बात और, 90s की बॉलीवुड मूवीज में एक्ट्रेसेस के बॉडी टाइप्स भी काफी डाइवर्स थे, जैसे कि पद्मा खन्ना इन हुस्न के लाखों रंग, सायरा बानू इन पड़ोसन, मेरा पिया घर आया मैं माधुरी दीक्षित, या कुछ कुछ होता है मैं काजोल। लेकिन 2008 में करीना कपूर की टशन मूवी के बाद से जीरो फिगर से सेलिब्रिटीज और ऑडियंस को भयंकर ऑब्सेशन हो गया और एक नया ब्यूटी स्टैंडर्ड ही सेट हो गया। सारी सेलिब्रिटीज में जीरो फिगर अचीव करने की होड़ सी मच गई, जो कि नई बॉलीवुड मूवीज में काफी अच्छे से देखने को मिलता है, जैसे कि मुन्नी बदनाम हुई में मलाइका अरोड़ा, शीला की जवानी और चिकनी चमेली में कटरीना कैफ, जलेबी बाई में मल्लिका शेरावत एक्सेट्रा। अगर आप नोटिस करो तो दिखेगा कि नई जनरेशन की एक्ट्रेसेस सब स्लिम, स्नैच्ड स्टमक और तीखे नैन नक्श की हैं, और इनमें बेयरली ही कोई डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड की बीमारी सिर्फ वेस्ट या इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक महामारी है जिसका सबसे बुरा शिकार साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया को प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। साउथ कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी इतनी कॉमन हो गई है कि यहाँ हर 3 में से 1 औरत प्लास्टिक सर्जरी करवाती ही है। बॉलीवुड में कॉस्मेटिक सर्जरीज इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं कि कथित तौर पर हर दूसरे बंदे ने कोई ना कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाया ही हुआ है। चलो बिफोर आफ्टर कंपैरिजन की मदद से कुछ ऐसे चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं जो नेचुरली अचीव करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जैसे ये है बिफोर और ये है आफ्टर। पूरे चांसेस हैं कि नोज सर्जरी करवाई है। शिल्पा शेट्टी ने खुद भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को एडमिट किया है, और कॉफी विद करण के शो पर अनिल कपूर ने इस चीज को ओपनली डिस्कस भी किया था। कौन है यार? पर ये लिप्स पे क्या करते हैं यार? लिप्स collagen. Can I say about collagen? Yeah. I didn't like the way Shilpa had done her lips when she was shooting. में बताइए। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। एक क्लियर अननेचुरल चेंज इनके लिप्स में दिख रहा है। इनफैक्ट 10 फरवरी 2014 को एक ट्विटर पोस्ट के थ्रू इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि मेकअप टेक्निक के साथ इन्होंने टेम्परेरी लिप एनहेंसिंग टूल का यूज किया था। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। स्किन कलर में काफी डिफरेंस है और पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया हो। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। नोज सर्जरी करवाई गई है, और द हार्वर्ड स्टर्न शो में प्रियंका चोपड़ा ने एक्सेप्ट भी किया था कि उनकी सेकंड नोज सर्जरी खराब हो गई थी, और फिर उनके फादर ने उनको करेक्टिव नोज सर्जरी करवाने के लिए बोला, तो बाद में जाके नोज सही हुई। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। अदिति राव हैदरी का केस एक सक्सेसफुल कॉस्मेटिक सर्जरी का बहुत ही रेयर केस माना जाता है। इन्होंने नोज सर्जरी और लिप फिलर से अपनी पूरी शक्ल ही चेंज करवा ली। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। पूरे चांसेस हैं कि नागिन फेम मोनी रॉय ने लिप फिलर्स और नोज सर्जरी से अपने आप को ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म किया है। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। पूरे चांसेस हैं कि कैटरीना कैफ ने बोटॉक्स, चीक फिलर्स, नोज सर्जरी और लिप फिलर्स यूज किए हैं। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। श्रुति हसन उन एक्ट्रेसेस में से हैं जो ओपनली एडमिट करती हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। पूरे चांसेस हैं कि जानवी कपूर ने कॉस्मेटिक सर्जरीज का सहारा लेकर अपने फेस को चेंज किया है। पहले उनकी नोज काफी वाइड थी और फिर राइनोप्लास्टी के थ्रू स्लिम करवाई है। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। लिप फिलर्स, बोटॉक्स और नोज सर्जरी क्लियरली विजिबल है। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। हालांकि नोरा फतेही आज तक टोटली डिनाई करती हैं इस बात से कि उन्होंने कोई भी प्लास्टिक सर्जरी कभी करवाई है, लेकिन उनके बिफोर एंड आफ्टर फेस फोटोज को देखकर लोग यही मानते हैं कि सिंपली बॉडी फैट बढ़ने से फेस इस तरीके से चेंज नहीं हो सकता। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। सलमान खान ने हेयर ट्रांसप्लांट, बोटॉक्स और चीक फिलर्स का यूज किया है ताकि वो 50s में भी यंग दिखें। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। कपिल शर्मा भी हेयर ट्रांसप्लांट का यूज करके अपने लुक्स को इंप्रूव कर चुके हैं। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। अक्षय कुमार ने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। टाइगर श्रॉफ के फेस में पहले और अब में बहुत फर्क है। उनकी नोज जॉब और बकल फैट रिमूवल साफ दिखाई देते हैं। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। राखी सावंत ने ब्रेस्ट इम्प्लांट, लिप फिलर्स, बोटॉक्स, नोज जॉब और फैट रिमूवल सर्जरी करवाई है। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। शर्लिन चोपड़ा ने भी ब्रेस्ट इम्प्लांट से लेकर लिप फिलर्स, बोटॉक्स तक सब करवा रखा है, और ये सब सिर्फ ऐसा दिखने के लिए। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। आयशा टाकिया ने एक्सेसिव बोटॉक्स और फिलर्स करवा के अपने चेहरे का ये हाल बना लिया है। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। एमी जैक्सन को तो लोग पीकी ब्लाइंडर्स फेम किलियन मर्फी से कंपेयर करने लग गए थे, क्योंकि लिप फिलर्स और फेस लिफ्ट के बाद वो कुछ ऐसी दिखने लगी हैं। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। राजकुमार राव ने खुद एडमिट किया है कि उन्होंने चिन फिलर्स का यूज किया है अपने लुक्स को इंप्रूव करने के लिए। ये है बिफोर और ये है आफ्टर। करण जौहर भी ओपनली एक्सेप्ट करता है बोटॉक्स, नोज सर्जरी और फिलर्स के यूज को। ये है बिफोर
बिफोर और ये है आफ्टर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है क्योंकि काजोल के बिफोर और आफ्टर पिक्चर्स देख के लगता है कि पूरे चांसेस हैं कि उन्होंने गोरा दिखने के लिए स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया हो, लेकिन वो इस बात से कंप्लीटली डिनाई करती हैं और कहती हैं कि उनके कलर में इतना फर्क इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने धूप में निकलना बंद कर दिया। खैर, ये तो हुई बात सक्सेसफुल या फेल्ड प्लास्टिक सर्जरीज की, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरीज की वजह से एक्टर्स जान ही गंवा बैठे। जैसे विवेक शॉक को फैट फ्री सर्जरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई जिसके चलते ही हैड अ हार्ट अटैक एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आरती अग्रवाल को पोस्ट लाइपोसक्शन सर्जरी में कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस हुई जिसकी वजह से हार्ट फेल हो गया और उनकी डेथ हो गई। अनदर बडिंग साउथ इंडियन एक्ट्रेस चेतना राज लॉस्ट हर लाइफ आफ्टर गोइंग लाइपोसक्शन। रिपोर्ट्स के अनुसार उनको कुछ मेजर लंग कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। बॉलीवुड का ये अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड से ऑब्सेशन पर्सनल लाइफ में तो है ही, इसके साथ साथ इनकी मूवीज भी कलरिस्ट हैं, मिसलीडिंग हैं, जो मेजर रोल प्ले करती हैं अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट करने में। जैसे कि बॉलीवुड गानों के लिरिक्स डिपिक्ट करते हैं कि गोरा रंग अच्छा है या सुपीरियर है। इन गानों को ध्यान से सुनना। गोरिया चुराना मेरा जिया, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, गोरी तेरी आंखें कहें, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, गोरी तेरे प्यार में गोरी है कलाइयां, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, चिट्टियां कलाइयां, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, व्हाइट व्हाइट फेस देखे। कुछ नोटिस किया? इन सभी गानों में सफेद रंग या फिर गोरी लड़कियों के बारे में बात की गई है और सोसाइटी को ये माइंडसेट परोसा जा रहा है कि गोरी लड़कियां ही ज्यादा वैल्यू होल्ड करती हैं। इन सभी चीजों से सोसाइटी में इनडायरेक्टली यही मैसेज जाता है कि सिर्फ गोरी या पतली लड़कियां ही अच्छी लगती हैं या ज्यादा डिजायरेबल हैं। ये फैक्ट अपने आप में यूथ पर बहुत नेगेटिव असर डाल रहा है और इनडायरेक्टली डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों को अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अचीव करने के लिए प्रेशराइज करता है, भले ही उस चीज के लिए सर्जरी ही क्यों ना करवानी पड़ जाए। बात यही नहीं खत्म होती। जब भी कोई एक्टर गरीब या लोअर क्लास कैरेक्टर का रोल प्ले करता है तो उसको जानबूझकर डार्कर कॉम्प्लेक्शन का दिखाया जाता है। इस इशू को ब्राउन फेस इशू कहा जाता है। जैसे कि बाला में भूमि पेडनेकर एक काली लड़की का रोल प्ले करती हैं जिसकी शादी नहीं हो रही क्योंकि वो काली है। उड़ता पंजाब में आलिया भट्ट एक लेबरर का रोल प्ले कर रही हैं तो उसे कुछ ऐसा दिखाया गया है। सुपर 30 में ऋतिक रोशन जो कि एक गरीब टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्हें कुछ ऐसा दिखाया गया है। गली बॉय में रणवीर सिंह जो कि एक लोअर मिडिल क्लास इंडियन का रोल प्ले कर रहा है, उसे ऐसा दिखाया गया है। अग्निपथ में ऋतिक रोशन जो विजय का रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक चौल में रहने वाला लड़का है, उसे ऐसा दिखाया गया है। 12th फिल्म में विक्रांत के कैरेक्टर को भी ब्राउन फेस कर दिया गया था, ये दिखाने के लिए कि वो गरीब घर से है। इसके अलावा डायरेक्टर किसी भी बुरे या विलेन वाले कैरेक्टर को दिखाने के लिए एक्टर्स को ब्राउन फेस या ब्लैक फेस कर देगा, जिससे फिर से ये पोर्ट्रे होता है कि गोरा अच्छा है और काला बुरा। बॉलीवुड में ब्राउन फेस का इस्तेमाल करके एक ऐसा स्टीरियोटाइप प्रमोट किया जा रहा है कि डार्क स्किन्ड लोग हमेशा लोअर क्लास या लोअर कास्ट से आते हैं और अमीर या बड़े घर के लोग ही गोरे चिट्टे होते हैं। ये काफी बड़ी समस्या है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि राइनोप्लास्टी एक ऐसी प्लास्टिक सर्जरी है जिसको लोग सबसे ज्यादा करवाते हैं। राइनोप्लास्टी को ही नोज जॉब बोला जाता है और ये एक ऐसी प्लास्टिक सर्जरी है जो आपकी नाक को सुधारने का काम करती है। राइनोप्लास्टी प्लास्टिक सर्जरी का उपयोग नाक को छोटा या बड़ा करने, नोस्ट्रिल्स को सिमेट्रिकल बनाने, नाक को सीधा करने, नाक को तीखा बनाने, एंगल बदलने, डिविएटेड सेप्टम की वजह से हो रही ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स को ठीक करने और किसी जन्म से हुई डिफॉर्मिटी को सही करने के लिए किया जाता है। इसकी कॉस्ट लगभग 75,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक होती है। नाक का स्ट्रक्चर असल में नेजल बोन, नेजल सेप्टम, लोअर लेटरल कार्टिलेज, अपर लेटरल कार्टिलेज और कॉल्यूमेला से बना होता है। राइनोप्लास्टी में डॉक्टर एक इंसिजन या कट कॉल्यूमेला पर लगाते हैं और एक एक कट राइट और लेफ्ट लोअर कार्टिलेज पर लगाते हैं। इन कट्स के जरिए नाक की स्किन को हल्का सा ऊपर उठाया जाता है ताकि नेजल बोन्स और कार्टिलेज दिखाई दे सकें। फिर एक माइक्रो मोटर की मदद से नेजल बोन को डिजायर्ड लेंथ का किया जाता है और अपर कार्टिलेज को सेप्टम से अलग किया जाता है। इसके बाद इन कार्टिलेजेस को इन्वर्ट टर्न करके एक्सेस कार्टिलेज को हटा दिया जाता है। फिर अपर कार्टिलेजेस को स्टिचेस से बंद किया जाता है और बोन स्ट्रक्चर को पास लाया जाता है। अंत में लोअर लेटरल कार्टिलेज को रिड्यूस किया जाता है और रिमूव्ड कार्टिलेज को ग्राफ्ट यानी हेल्दी टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सारे कट्स को स्टिचेस की मदद से बंद कर दिया जाता है और सर्जरी पूरी हो जाती है। सर्जरी के बाद पेशेंट की नोज पर एक स्प्लिंट लगाई जाती है जो नाक के शेप को बनाए रखती है जब तक वो हील हो रही होती है। इस ऑपरेशन में लगभग 2 से 5 घंटे तक का समय लग सकता है। इसका रिकवरी टाइम 3 से 4 हफ्तों तक होता है और फाइनल रिजल्ट आने में 1 साल तक का समय लग जाता है। इस प्रोसीजर के कुछ रिस्क भी होते हैं जैसे कि स्किन सेंसेशन में बदलाव, सांस लेने में दिक्कत, इन्फेक्शन, रिविजन सर्जरी की संभावना, स्किन डिस्कलरेशन और सूजन। ये राइनोप्लास्टी सर्जरी का एक टाइप है और ऐसी 4-5 अलग-अलग प्रकार की होती हैं जो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आपको रिजल्ट्स क्या चाहिए। एक और बहुत फेमस प्लास्टिक सर्जरी जो है वो है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी को ही ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी भी कहा जाता है, जिसमें ब्रेस्ट को नीड के हिसाब से छोटा या बड़ा किया जाता है। इसमें ब्रेस्ट के टिश्यू या चेस्ट मसल के नीचे इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं। इसकी कॉस्ट आमतौर पर 1.25 लाख से 2 लाख रुपए के बीच होती है। इम्प्लांट एक छोटी सी सैक होती है जो या तो स्टेराइल सॉल्ट वाटर या सिलिकॉन से भरी होती है। इसी सैक को ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए ब्रेस्ट के लोअर एरिया में फिट किया जाता है। सबसे कॉमन तरीका है ब्रेस्ट के नीचे कट लगाना। डॉक्टर पेशेंट के ब्रेस्ट के नीचे फोल्ड में एक छोटा सा कट करता है और वहां से इम्प्लांट यानी उस सिलिकॉन सैक को डालता है। इस सर्जरी में आमतौर पर 1 से 2 घंटे लगते हैं, लेकिन रिकवरी में 4 से 6 हफ्तों तक का समय लग सकता है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी के इसकी बात करें तो इसमें शामिल है ब्रेस्ट सेंसेशन में बदलाव, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, इम्प्लांट के आसपास टाइट स्क्वायर टिश्यू का बनना, हीमाटोमा यानी कि एक तरह की ब्लड क्लॉटिंग, इम्प्लांट लीकेज या रप्चर, इन्फेक्शन, लगातार दर्द और रिवीजन सर्जरी की संभावना भी रहती है। मोस्ट पॉपुलर सर्जरीज में से तीसरे नंबर पर है लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन एक ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसमें शरीर के कुछ स्पेसिफिक हिस्सों से एक्स्ट्रा फैट को
रिमूव किया जाता है। शरीर में जहाँ फैट ज्यादा स्टबर्न होता है और लाइट एक्सरसाइज या डाइट से नहीं निकलता, वहाँ से फैट निकालने के लिए लाइपोसक्शन का सहारा लिया जाता है। इसकी कॉस्ट करीब 50,000 से 2 लाख रुपए तक होती है। लाइपोसक्शन में जो फैट निकाला जाता है उसे सबक्यूटेनियस फैट कहा जाता है। ये फैट आपकी स्किन के नीचे और मसल के ऊपर होता है। सबक्यूटेनियस फैट वो सॉफ्ट फैट होता है जो हमारे शरीर के कुछ खास हिस्सों जैसे बेली, थाइज, हिप्स, आर्म्स और चिन पर जमा होता है। इस सर्जरी में 30 मिनट से 2 घंटे तक का समय लग सकता है। ये उस बॉडी पार्ट पर डिपेंड करता है जहाँ सर्जरी की जा रही है। रिकवरी पीरियड भी बॉडी पार्ट के हिसाब से कुछ हफ्तों से 3 महीने तक हो सकता है। मोस्ट पॉपुलर सर्जरीज में से चौथे नंबर पर है फेसलिफ्ट प्रोसीजर। फेसलिफ्ट एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जिसमें चेहरे की लूज स्किन को टाइट करके रिंकल्स और एजिंग के साइंस को कम किया जाता है। इस प्रोसीजर से चेहरा यूथफुल और फ्रेश दिखता है। फेसलिफ्ट प्रोसीजर 3 तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल फेसलिफ्ट, लिमिटेड इंसिजन फेसलिफ्ट या नेक लिफ्ट। हर प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना चेंज चाहते हो। इसकी कॉस्ट करीब 75,000 से 1.5 लाख रुपए तक होती है। आपने वो वीडियोस देखी होंगी जहां बॉलीवुड मीडिया हाउस किसी एज्ड एक्ट्रेस की वीडियोस डालते हैं और फिर कैप्शन में लिखते हैं कैन यू बिलीव शी इज 55 या फिर कैन यू बिलीव शी इज 60 वगैरह वगैरह। अरे भाई, वो जवान इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि सिर्फ उसने अपने आप को मेंटेन कर रखा है, बल्कि पूरे चांसेस हैं कि वो जवान इसलिए दिख रही है क्योंकि उसने फेसलिफ्ट करवा रखा है। जस्ट लुक एट दीस बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस ऑफ फेसलिफ्ट कॉस्मेटिक सर्जरी। ऑब्वियसली रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। अब ऐसा कहना भी गलत होगा कि हर कोई जो बुढ़ापे में यंग दिख रहा है उसने फेसलिफ्ट करवा रखा है। मैं समझता हूं कि लोग खुद को मेंटेन भी करते हैं, लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के केसेस में ये कहना कि उसने सिर्फ अपने आप को मेंटेन कर रखा है इसलिए एजेड नहीं दिख रही, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। इन कॉस्मेटिक सर्जरीज के जो फिजिकल साइड इफेक्ट्स हैं वो तो खतरनाक हैं ही, लेकिन इनके मेंटल साइड इफेक्ट्स भी भयानक हैं। कॉस्मेटिक सर्जरीज का ऐसा ही एक मेंटल साइड इफेक्ट है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर एक मेंटल कंडीशन है जिसमें इंसान अपने फिजिकल अपीयरेंस के छोटे-छोटे फ्लॉज को बहुत बड़ा समझता है। वो फ्लॉज दूसरों को नॉर्मल लगते हैं, पर बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर वाला इंसान उन पर बार-बार फोकस करता है, जो उनकी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, और इन फ्लॉज से डील करने के लिए वो रिपीटेड सर्जरीज करवाता रहता है। जिसका बेस्ट एग्जांपल है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन ने ना जाने कितनी ही बार अपनी नाक की सर्जरी करवाई होगी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बार बचपन में उसके बाप ने उसको बोल दिया था कि तेरी नाक तेरी माँ पे गई और एकदम पकौड़े जैसी दिखती है। इसके बारे में मैंने डिटेल में अपनी इस माइकल जैक्सन की हत्या वाली वीडियो में बात की है, जरूर देखना। एनीवेज, सेलिब्रिटीज का करियर उनकी अपीयरेंस पे ही डिपेंड करता है। उनका घर उनके चेहरे से ही चलता है। वो लोग हैं ही शो बिजनेस में, उनका काम है अच्छा दिखना, और कॉस्मेटिक सर्जरीज उनको लॉन्ग टाइम तक यंग और अच्छा दिखने में मदद करती हैं। यानी कि बेटर लुक्स इज इक्वल टू मोर पैसा इज इक्वल टू मोर पॉपुलैरिटी। एक साइकोलॉजी ये भी है कि जो लोग शो बिजनेस में हैं, वो जितने ज्यादा बेटर दिखेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जैसा कि राजकुमार राव ने अपने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि अब चिन फिलर्स की वजह से वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। अब जब प्लास्टिक सर्जरी की बात हो ही रही है तो एक डेडलीस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी जिसमें डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं वो भी सुन ही लो। जिस डेडलीस्ट सर्जरी की मैं बात कर रहा हूँ वो है ब्राजीलियन बट लिफ्ट सर्जरी। ब्राजीलियन बट लिफ्ट एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जिसमें बॉडी के दूसरे हिस्सों से फैट निकालकर बटक्स में इंजेक्ट किया जाता है ताकि उनका साइज और शेप बेहतर हो सके। ये सर्जरी लोग अपने फिगर को एनहेंस करने के लिए करवाते हैं। हालांकि इसमें कुछ सीरियस रिस्क भी होते हैं, जैसे फैट एम्बोलिज्म। ये डेडलीस्ट इसलिए मानी जाती है क्योंकि अगर फैट को गलत जगह इंजेक्ट किया गया, स्पेशली मसल्स के अंदर या वेन्स के आसपास, तो फैट सेल्स ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, और अगर ये फैट सेल्स आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट या लंग्स में पहुंच गए तो फैट एम्बोलिज्म का रिस्क होता है। फैट एम्बोलिज्म का मतलब है कि पेशेंट के ब्लड वेसल्स में फैट सेल्स ब्लॉक बनाकर ब्लड फ्लो को रोक देते हैं। फेल्ड एग्जांपल्स में डेथ तक हो सकती है, लेकिन कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स भी हैं, जैसे काइली जेनर और किम कार्दाशियन। प्लास्टिक सर्जरीज या कॉस्मेटिक सर्जरीज को लेकर दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, और ये सब सिर्फ एक सवाल की तरफ इशारा करता है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग कॉस्मेटिक सर्जरीज क्यों करवा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं और एक एक करके सबको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। असल में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने सुंदरता का एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि अगर कोई इंसान नॉर्मल दिखता है या बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी पर खर्चा नहीं करता या फिर उनसे मैच ना करे तो इनसिक्योर और इंफीरियर फील करने लगता है। कॉस्मेटिक सर्जरीज जितनी ज्यादा कॉमन होती जाएंगी, कॉस्मेटिक क्लिनिक्स की जेबें उतनी ही भरती जाएंगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कॉस्मेटिक क्लिनिक्स स्पेशली इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स से इन प्रोसीजर्स को प्रमोट या स्पॉन्सर करवा रहे हैं, तो थोड़ा संभल के रहना। इन्फ्लुएंसर्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करना। कुछ पैसों के लिए कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को इंस्टाग्राम पर ओपनली प्रमोट किया जा रहा है। सेकंड फैक्टर है इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम। एक जमाना था जब लोग अपने आप को सिर्फ शीशे में ही देखा करते थे, लेकिन आज जमाना ये है कि हम सब अपने आप को कैप्चर करके बार बार सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, फिर उसको अननेसेसरीली एनालाइज करके उसमें 10 गलतियां निकालते हैं। दिस इज ऑल्सो फोर्सिंग पीपल टू थिंक कि उन्हें हर टाइम ही सुंदर दिखना जरूरी है। उनमें हजारों गलतियां हैं जो कि शायद किसी कॉस्मेटिक प्रोसीजर से सही हो जाए। शायद ये सब इस वजह से भी है क्योंकि अट्रैक्टिव पीपल आर ट्रीटेड बेटर। थर्ड फैक्टर है मोर एक्सेप्टेंस। पहले प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीजों को टैबू माना जाता था। ये सब इतना नॉर्मल और सोसाइटी का पार्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये कॉमन होता जा रहा है वैसे वैसे लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और लोगों के लिए डिसीजन लेना आसान होता जा रहा है कि उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी है कि नहीं। फोर्थ फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे जैसे समय के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे प्लास्टिक सर्जरी के साइड इफेक्ट्स भी कम होते जा रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरीज अफोर्डेबल भी होती जा रही हैं और लोगों को इस बात की गारंटी भी मिलती जा रही है कि जो सोच के वो प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं उनको वैसा रिजल्ट मिल ही जाएगा। ऑल्सो वी शुड बी थैंकफुल टू ऑल द सेलिब्रिटीज जो यूथ को गुमराह करने की बजाय पब्लिकली आके कम से कम बता तो रहे हैं
कि दे हैव गॉन थ्रू सम कॉस्मेटिक प्रोसीजर और सर्जरी। फॉर एग्जांपल शिल्पा शेट्टी, श्रुति हसन, रिमी सेन, करण जौहर, राजकुमार राव, प्रियंका चोपड़ा, राखी सावंत, अनुष्का शर्मा जैसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने टाइम टू टाइम एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी या प्रोसीजर करवाया हुआ है। सर्जरी करवाना एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन उसके बारे में झूठ बोलना और लोगों को गुमराह करना मॉरली और एथिकली गलत है, स्पेशली जब आपसे इतने लोग इन्फ्लुएंस होते हैं या आपको आइडल मानते हैं। वो लाइन तो आपने सुनी ही होगी कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए ये सेलिब्रिटीज की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने ब्यूटी के पीछे की असली वजह जवान लड़के लड़कियों को बताएं ताकि उनमें गलत मैसेज ना जाए। मेरा मानना यह है कि प्लास्टिक सर्जरी करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी की नीड है तो, या फिर आप यूथ को गुमराह करने के बजाय उनको सच बता देते हो तो। फॉर एग्जांपल किसी इंसान को बर्थ से ही कोई डिफॉर्मिटी हो, एक्सीडेंट से कोई बॉडी पार्ट डिफॉर्म हो गया हो, किसी पार्ट का फंक्शन इंप्रूव करना हो एक्सेट्रा, लेकिन सिर्फ सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर किसी को कॉपी करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवा के भगवान के बनाए चेहरे के साथ छेड़छाड़ करना गलत है। तो 100 बात की एक बात यह है कि प्लास्टिक सर्जरी तब करवानी है जब नीड हो, तब नहीं करवानी जब हीरो हीरोइन जैसा दिखना हो, क्योंकि उन लोगों की ऑलरेडी एक नकली दुनिया है जिससे वो खुद परेशान है। लोगों को लगता है कि कितनी ग्लैमरस लाइफ है, बट रियलिटी जो है वो बहुत ग्लैमर के विपरीत है। हम लोग ग्लैमर बेचते हैं, ग्लैमरस लाइफ है नहीं। इन रियल लाइफ इट्स हार्ड वर्क एंड लेबर। ग्लैमर इज ओनली ऑन रेड कार्पेट, मैगजीन कवर्स। रियल लाइफ देयर इज नो ग्लैमर एट ऑल, जीरो। जैसे इस वीडियो में मैंने सुंदरता की नकली दुनिया की बात की, वैसे ही अपनी इस स्टेरॉइड्स वाली वीडियो में मैंने बॉडी बिल्डिंग की नकली दुनिया और दिखावटी दुनिया की बात की है। क्लिक करो और जरूर देखो।